जहाँ बजहाँ बिकते हुए बाजारों में कूचा जिस्म हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। हाँ जी, हम लोग देख रहे हैं रेनेसा, और रेनेसा में हमने पूरा किया पोइट्री का सेक्शन, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रामा को। सिंगदा प्रियांशु सूर्या। हाँ जी, मेलिफ्लुअस। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए भाई। जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा, एक वैसे ही कोई बात मेरे दिमाग में आ गई तो मैं उर्दू शायरी और जो इंग्लिश पोइट्री है उसमें एक डिफरेंस जो दिखाई देता है वो ये कि उर्दू शायरी हालातों पर लिखी गई, हिज्र पर, वस्ल पर, मिलने पर, बिछड़ने पर, सुख पर, दुख पर। इंग्लिश लिटरेचर में इमेजेस का बड़ा भयंकर दौर रहा। इंग्लिश पोइट्री दो लाइंस में वो बात नहीं कहती है जो उर्दू शायरी कह सकती है। उर्दू शायरी वो इमेजेस नहीं बना सकती है। एक पूरा पूरा पोइट्री, एक पूरा पोएम इमेज है। जॉन कीट्स ओड टू ए नाइटिंगेल में एक पूरा का पूरा पोएम एक इमेज है, जंगल की यात्रा है एक। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। उर्दू के एक शायर हुए फैज अहमद फैज, जो अपने आप में इतने अलग थे, इतने डिफरेंट थे कि उन पर पूरी छाप थी इंग्लिश लिटरेचर की, इमेजेस की। तो उनकी एक गजल है, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उसमें वो कहते हैं कि रेशमो अतल सो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए बाजार में कूचाओ जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। मतलब कैसे उठाया उन्होंने वहां से। एक उनकी और गजल है कि आए कुछ अब्रो करार आए, उसमें वो लिखते हैं कि बामो मीना से महताब उतरे और दस्त साकी में आफताब आए। कैसे उन्होंने, मतलब एक अलग अलग लैंग्वेज है, एक उर्दू है, एक इंग्लिश है, और अलग अलग बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज हैं लिखने के। चलिए, मुझे उम्मीद है पूरा की समझ तो नहीं आया होगा कुछ भी, लेकिन हाँ, चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। ड्रामा शुरू करेंगे आज। हाँ जी, तो 4 सेक्शन हमने बांट दिए हैं, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा और प्रोज, है ना। पोइट्री हमने पूरा किया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, इससे तो लड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है, अच्छा, हम्म हम्म, ये तो ठीक है। चलिए देखिए भाई, अब ये सबके साथ में हो सकता है। हाँ जी, सेम लिखा है। ठीक है, अब सुनो भी ध्यान से। देखिए, एक है चिंता, एक है कंसर्न, एक है नर्वसनेस, एक है फियर, एक है डर। अब सुनिए, तो जब, अब सुनना भी ध्यान से है ना। एक माँ बाप होते हैं, उन्हें बच्चों के लिए चिंता है कि हमारे बच्चे लाइफ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जा, चिंता बहुत अच्छी बात है, मैं अपने बेटे के लिए चिंतित हूं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों को गलत राह पे जाते हुए देखते हैं तब उन्हें डर लगता है, तब वो नर्वस होते हैं, तब वो चिंता नहीं है, तब वो बड़ी नेगेटिव चीज है। व्हेन आई एम स्कैर्ड, जब मैं डरता हूं, तब मुझे बड़ा, वो जो है वो नेगेटिव फीलिंग है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वरी, कंसर्न, फियर, है ना। अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि दैट इज, हाँ जी, एंग्जाइटी हो जाती है, दैट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, है ना।
मुझे एंग्जाइटी होगी जब मुझे कोई पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी। इफ यू आर वरिड इट इज गुड, इफ यू आर कंसर्न्ड इट इज बेटर। ये बेहतर है कि हम कंसर्न्ड हैं। हम कंसर्न नहीं हो तो हम एग्जाम को तो सीरियसली लेंगे ही नहीं, और एग्जाम को सीरियसली नहीं लेंगे, गंभीरता से ही नहीं लेंगे, तो हमारे प्रयास में वो गंभीरता नहीं आएगी। वो तो बेहतर नहीं है, वो तो अच्छी बात नहीं है। इट इज गुड कि आप, हमें चिंता है और हम उसके अनुरूप जो है प्रयास कर रहे हैं, है ना। अगर अब मैं सबसे 1 करोड़ बातें अगर मैं कर लूं, उस पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, और उसको आप ध्यान से सुनिए। ये एक बात सब पर भारी है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा होगा, है ना, जो हमारे हाथ से बाहर निकलेगी बात, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब डरने की जरूरत है भैया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। आई विल टेल यू कि अब डरो और अब रात को सो मत, फलाना ढीमका, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट से करवा सकता हूं, और अभी तो मैं जीके पर भी काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सारी कमान मेरे को अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेट मी हैव सम टाइम, बहुत सारी चीजों से निकल रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि अब डरो, अब कांपो, है ना। अब ये वक्त कांपने का आ गया, अब डरो ही, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे को नहीं पता कैसे करना है। अभी तक तो मैंने ये बोला ही नहीं है ना। अभी तक तो हम साथ में हैं। तो आपको भाई, महाभारत में अर्जुन जो है, वो जो पांडव थे, वो सारी महाभारत से कृष्ण के दम पर ही तो लड़ गए। उनके पास में कृष्ण था भाई। तो अब मेरे पास उतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई कैन बी वेरी श्योर कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आगे निकलेंगे, और कोशिश करेंगे, पूरी भरसक प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है वो इस बार सफलता के रास्ते में, हमारे सफलता के रास्ते में कोई अड़चन न आए, उस तरीके से तैयारी करेंगे, उस तरीके की रणनीति बनाएंगे। क्लियर? तो ये इस बात को समझना है आपको कि चिंता और डर में तो बड़ा फर्क है। एंग्जाइटी, फियर, दे आर नेगेटिव वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि हम बहुत कमजोर हैं। तो जब चिंता और परेशानी आपको कमजोर कर देती है, इसका मतलब वो आपको खा जाती है। हाँ जी, वो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपको फॉलो करना, आपको मानना पड़ेगा, है ना भाई। आपको ये मानना पड़ेगा कि वी हैव समवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जब मैं ये बोलता हूं कि आई एम देयर फॉर यू, तो इसका मतलब आई मीन इट। बहुत काम करता हूं मैं इसके लिए, आई वर्क हार्ड फॉर इट। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत लगन से, निष्ठा से काम करना पड़ता है, और वो चीज ट्रांसफर होती है। मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड थिंग। जस्ट डोंट बी नर्वस। वो आपको खा जाएगी, वो आपको प्रयास ही नहीं करने देगी, वो आपको पढ़ने ही नहीं देगी। डोंट बी नर्वस, डोंट बी स्कैर्ड। डरना नहीं है। हाँ, कंसर्न अच्छी बात है, कंसर्न तो हम होंगे भी है, बिना कंसर्न के तो कैसे चलेगा, है ना। चलिए भाई, तो जस्ट बी पॉजिटिव, और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। रेनेसा की शुरुआत हम कुछ ऐसे ड्रामाटिस्ट से करेंगे, कुछ ऐसे नाटककार, जैसे कुछ पोएट्स जो थे जिन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया। जॉन स्केल्टन थे, है ना, विलियम डनबर थे, हैं जी, जॉन लिडगेट थे। वो जो शुरुआती पोएट्स जो हमने पढ़े, जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया स्पेंसर के लिए, सिडनी के लिए, शेक्सपियर के लिए, मिल्टन के लिए, वो जो पोएट्स थे, वो नकल करते हुए भी बड़े इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में, उन्होंने भी एक बेस तैयार किया। तो शुरुआत हम उन्हीं से करते हैं। सबसे पहले जो हमारे नाटककार हैं वो हैं जॉन हेवुड। हाँ जी, जॉन हेवुड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरल्यूड पे, हाँ जी, इंटरल्यूड पे 2 बेहतरीन प्लेस लिखे। हाँ भाई, 2 बेहतरीन प्लेस लिखे। अनुशासन से काम कीजिए, बिना अनुशासन के मत चलिए। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। आप डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल बनाइए। डिसिप्लिन, अनुशासन, एक वर्ड 1000 वर्ड्स पर जो है वो भारी है। आपकी चिंता, वरी, कंसर्न, सब पर भारी एक ही वर्ड है, अनुशासन। अगर आप में अनुशासन है तो सब चीजें आपकी सही है। क्लियर? चलिए भाई, जॉन हेवुड जो है, इंटरल्यूड जो है उस पर उन्होंने 2 बेहतरीन प्लेस लिखे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इंटरल्यूड के 2 ही प्लेस लिखे गए जॉन हेवुड के द्वारा। क्लियर? तो हमसे कोई पूछे कि इंटरल्यूड से कौन जुड़ा हुआ है, तो जॉन हेवुड जुड़े हुए हैं। इंटरल्यूड को किसने जो है वो अपने प्लेस में दर्शाया, वो जॉन हेवुड है। इंटरल्यूड क्या होता है देखिए भाई, जब कोई प्ले लिखा जाता है और जब कोई लॉन्ग प्ले होता है तो दर्शक बोर हो जाते हैं। तो प्ले के जो भाग हैं, फर्स्ट हाफ है, जो सेकंड हाफ है, जो भी है, उस प्ले के जो पार्ट्स हैं उसमें इंटरल्यूड लाया जाता है, उसमें लाया जाता है इंटरल्यूड।
जैसे आपके फिल्म में आपके जो मूवी देखने जाते हैं उसमें इंटरवल होता है ना, उसमें अंतराल होता है, तो प्लेस के बीच में इंटरल्यूड होता है। अब ऐसा बहुत बार होता था कि इंटरल्यूड जो है, देखिए प्ले चल रहा है और प्ले जो है वो बहुत लंबा प्ले है, तो बीच में उन लोगों के लिए बैंक्वेट की व्यवस्था भी की जाती थी, भोज की व्यवस्था भी की जाती थी, और वो खाना खाते खाते इंटरल्यूड को देखते थे। वो इंटरल्यूड जो है वो मनोरंजन के लिए होता था, वो इंटरल्यूड जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता था। हाँ जी, इट वाज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट के लिए होता था। हाँ जी, है ना। तो इंटरल्यूड का मतलब हो गया प्ले के बीच में एक ऐसा भाग जो लोगों को, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लिखा जाता था, ताकि अगर लॉन्गर प्ले है और लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, उसका विषय वस्तु ऐसा है, तो उसमें लोगों को हल्का फुल्का मनोरंजन करने के लिए, हंसाने के लिए, लाफ्टर के लिए, मनोरंजन के लिए, अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट के लिए इंटरल्यूड को लिखा जाता था। हाँ जी, अब हमारे पास में दो एग्जाम्पल है इंटरल्यूड के। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, हाँ जी, इंटरल्यूड के, तो किसका इंटरल्यूड किसने लिखे भाई? जॉन हेवुड ने इंटरल्यूड लिखे। उसमें दो एग्जांपल है। पहला है द प्ले ऑफ द 4 पीपी, द प्ले ऑफ द, हाँ जी, 4 पीपी। इसमें जो है एक पॉलमर है, हाँ जी, एक पार्डनर है, हाँ जी, एक पॉथिकैरी है और एक पैडलर है। हाँ जी, एक पैडलर है। हाँ जी, पॉलमर जो है वो तीर्थयात्री है। हाँ जी, पार्टनर जो है वो क्षमा करने वाला है। पॉथिकैरी जो है वो दवा का विक्रेता है, दवाइयां बेचता है, दवा का विक्रेता है। और जो पेडलर है वो फेरी वाला है। इन चारों में शर्त लगती है कि जो व्यक्ति जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वो विजेता हो जाएगा। तो इसका जो विजेता पॉलमर होता है, और वो कहता है कि आज तक मैंने किसी महिला को गुस्सा करते हुए नहीं देखा, धैर्य खोते हुए नहीं देखा, वही जीत जाता है। इस बात को कहते ही जीत जाता है, किसी महिला को आज तक गुस्सा नहीं आया। चलिए, तो पहला इंटरल्यूड जो है द प्ले ऑफ द 4 पीपी, पॉलमर है, पार्टनर है, पॉथिकैरी और पेडलर है ना। हमें नाम याद रखना, प्ले ऑफ द 4 पीपी। और जो दूसरा जो है प्ले, जो इंटरल्यूड है, वो है जोहैन जोहैन। आप याद रखेंगे, छोटे होते हैं ना, ये प्ले नहीं होते अपने आप में, प्ले का हिस्सा होते हैं। जोहैन जोहैन, पूरा इसका नाम है टिबुस की वाइफ, और पूरा नाम है, आपने जोहैन जोहैन याद रखना है। ये दो इंटरल्यूड्स जो हैं, ये जॉन हेवुड के इंटरल्यूड्स हैं। ये दो इंटरल्यूड जॉन हेवुड द्वारा लिखे गए हैं, और ये अपने आप में बेहतरीन एग्जाम्पल है इंटरल्यूड के। इंटरल्यूड प्ले का वह भाग होता था जिसमें ऑडियंस को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ये भाग लिखा जाता था। ये शॉर्टर होते थे, छोटे होते थे, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखे जाते थे। तो ये हो गए हमारे जॉन हेवुड से जुड़ा हुआ कि दो प्लेज हैं हमारे पास में, और दो प्लेज मतलब शॉर्टर प्लेज हुआ करते थे। इंटरल्यूड जो है वो, हाँ जी, शॉर्ट प्लेज हुआ करते थे, क्योंकि ये प्ले का भाग है, अपने आप में कोई प्ले नहीं है। दिस आर पार्ट ऑफ प्लेस, नॉट प्लेज इन देमसेल्व्स। अपने आप में प्ले ना होकर उसका एक भाग होते थे। तो दो प्ले हम लोग लिख रहे हैं, एक है द प्ले ऑफ द 4 पीपी और जोहैन जोहैन, है ना। जॉन हेवुड के बाद में हमारे पास में आते हैं निकोलस उडैल। हाँ जी, दूसरे नंबर पर आते हैं निकोलस उडैल। देखो भैया, हाँ जी, निकोलस उडैल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, हाँ जी, इंग्लिश का पहला, हाँ भैया, इंग्लिश लिटरेचर का पहला कॉमेडी लिखा। हाँ भैया, इंग्लिश का पहला कॉमेडी लिखा किसने? निकोलस उडैल ने, है ना। और उस कॉमेडी का नाम है, हाँ जी, रैल्फ रोइस्टर डुइस्टर, रॉ रॉ रैल्फ रॉइस्टर डॉइस्टर, है ना भाई। ये इन्होंने क्या लिखा? निकोलस उडैल ने क्या लिखा? हाँ जी, इंग्लिश का पहला कॉमेडी लिखा, रैल्फ रोइस्टर डुइस्टर। अब देखिए भाई, रैल्फ जो रोइस्टर डुइस्टर हैं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? हाँ जी, निकोलस उडैल ने लिखा, देखो भैया, हाँ जी, रैल्फ रोइस्टर डुइस्टर क्या कहते हैं? दिस प्ले इज मॉडल डायरेक्टली ऑन द क्लासिकल रोमन कॉमेडीज ऑफ प्लेटस एंड टेरेंस। देखो भैया, प्लॉटस और जो टेरेंस हैं, वो दो नाटककार हैं, कहां के? रोम के।
प्लॉटस और टेरेंस जो है वो दो नाटककार है रोम के, और निकोलस उडेल ने उन्हीं को कॉपी किया है। तो क्या कह रहा है, डायरेक्टली ऑन द क्लासिकल रोमन कॉमेडीज द प्ले इज मॉडल्ड ऑन, तो ये प्ले जो है उन पर आधारित है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड बोस्टफुल गलिबल ब्रेगॉट सोल्जर, ब्रेगॉट का मतलब डींग हाँकने वाला, डींग हाँकने वाला एक सोल्जर है, रेल्फ है, हु परस्यूज द वेल्दी विडो क्रिश्चियन कस्टेंस, क्रिश्चियन कस्टेंस को फॉलो करता है, रिजल्टिंग इन फार्सिकल मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें, क्रिश्चियन कस्टेंस जो है वो पहले से ही किसी से प्यार करती है एक्सेट्रा। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, किसके द्वारा है, निकोलस उडेल के द्वारा। इंग्लिश लिटरेचर का पहला कॉमेडी है, इंग्लिश लिटरेचर का बच्चों क्या है, पहला कॉमेडी है। चलिए भाई, फिर है, हाँ जी, फिर हमारे लिए है जॉन बेल, फिर हमारे लिए है जॉन बेल। हाँ जी, तो जॉन बेल क्या है मेरे बच्चों, जॉन बेल जो है उन्होंने, हाँ जी, इंग्लिश का पहला, हाँ जी, हिस्ट्री प्ले लिखा। अब आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री प्लेस किसने लिखे, आप क्या जानते हैं कि इंग्लिश में हिस्ट्री प्लेस किसने लिखे, ये बताइए। बताइए इंग्लिश में हिस्ट्री प्लेस किसने लिखे। बोलो भैया। किसी ने नहीं लिखे, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे, हाँ जी, विलियम शेक्सपियर ने लिखे, स्कॉल्टर वॉट ने लिखे, वॉल्टर स्कॉट ने लिखे, ये क्या थे, सारे हिस्ट्री प्लेस लिखे भाई इन्होंने। चले भाई, तो जॉन बेल ने इंग्लिश का पहला हिस्ट्री जो प्ले है वो लिखा, किंग जोहैन, किंग जोहैन जो है वो पहला हिस्ट्री प्ले लिखा। तो ये वो ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने आगे आने वाली जो कॉमेडीज हैं, आगे आने वाले जो हिस्ट्री प्लेज हैं, उनके लिए एक जो है वो क्या कहेंगे, एक आधारशिला, एक फाउंडेशन बना दी। तो हमारे ड्रामेटिस्ट में पहले तो ये तीन प्ले जो राइट हैं, ये जो ड्रामेटिस्ट हैं उनको थोड़ा सा आप देख लें। तो सबसे पहले तो जो है वो जॉन हेवुड है, हाँ भाई जॉन हेवुड है, सॉरी जॉन हेवुड है ना। दूसरे नंबर पे जो है वो निकोलस उडेल है, हाँ जी, और तीसरे नंबर पे हमारे जो है वो जॉन बेल है। क्लियर। तो जॉन हेवुड ने क्या लिखा, दो इंटरल्यूड लिखे। वो दो इंटरल्यूड कौन से हैं, द प्ले ऑफ द फोर पीपी और जोहैन जोहैन, ये दो इंटरल्यूड है जो इंग्लिश में इंटरल्यूड के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। हाँ जी, यस, ठीक है। निकोलस उडेल ने क्या लिखा, पहला इंग्लिश का कॉमेडी लिखा, क्या था, निकोलस उडेल का कॉमेडी क्या नाम है, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो रोमन जो है वो प्ले राइट जो है वो ड्रामेटिस्ट जो है उन पर बेस्ड है, मॉडल है। और जॉन बेल ने इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले जो हिस्ट्री प्ले है वो लिखा, किंग जॉन, किंग जोहैन जो है वो इंग्लिश का पहला हिस्ट्री प्ले है। क्लियर। चलो भैया, इसके बाद में, हाँ जी, इसके बाद में हमारे पास में जॉन बेल। चलो भैया, इसके बाद में हमारे पास में है, अब सुनना भी ध्यान से, थॉमस नॉर्टन एंड, हाँ भैया, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। देखो भाई, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल, इन दोनों ने मिलकर, हाँ जी, इन दोनों ने मिलकर क्या लिखा, इन दोनों ने मिलकर, हाँ भैया जी सुनेंगे ध्यान से, इंग्लिश का, हाँ जी, पहला ट्रेजेडी, इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, हाँ जी वो लिखा, इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, और उसे हम लोग कहते हैं द गॉर्बडक। हाँ भाई, गॉर्बडक की कहानी है ये। इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, उसे हम, वो किस किसने लिखा, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने लिखा। हाँ भाई, क्लियर। तो थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल, हाँ जी। इसके बाद में अब देखो भाई क्या है, देखो भाई, थॉमस द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बडक, फेरेक्स पोरक्स बोलते हैं इसको, फेरेक्स एंड पोरेक्स, हाँ जी, 1561 का है। फेरेक्स एंड पोरेक्स इसका टाइटल था, मतलब वो लैटिन टाइटल था ये।
This play deals with the mythical story of the ancient British king Gorboduc, who unwisely divides his kingdom between two sons, leading to civil war and tragedy. मतलब गोरबडक जो है वो अपने बच्चों में जो है वो निष्पक्षपातपूर्ण बंटवारा कर देता है, किसी को कम दे देता है, किसी को ज्यादा दे देता है, और फिर सिविल वॉर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनोवेशंस क्या है, ब्लैंक वर्स है, और दूसरा जो है सेनेकन इन्फ्लुएंस है। देखिए भैया, रोमन जो ड्रामेटिस्ट है सेनेका, हाँ जी, ये रोमन ड्रामेटिस्ट है, रोमन ड्रामेटिस्ट है सेनेका, तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ा तो वो सेनेकन हो जाते हैं, है ना। जैसे शेक्सपियरियन है, मिल्टोनिक है ना, स्पेंसरियन है, तो सेनेकन जो है वो इन्फ्लुएंस है, मतलब सेनेका एक रोमन ड्रामेटिस्ट है, उसका इन्फ्लुएंस इस पर पड़ा। तो जो द गोरबडक है वो क्या है, इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया वो है, हाँ जी, द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। हमने किसने यूज किया था, चलो भैया बताइए, पोएट्री में ब्लैंक वर्स को किसने यूज किया था, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को? फटाफट दो जवाब। आर्लव सरे, निकिता, शाबाश, प्रियांशु, वेरी गुड, शाबाश। जो हेनरी हॉवर्ड है उन्होंने, हाँ जी, तो पहला इंग्लिश का प्ले जिसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया ट्रेजेडी में, प्ले में, हाँ जी, शाबाश, हेनरी हॉवर्ड ने। तो ये सेनेकन इन्फ्लुएंस था, ब्लैंक वर्स है, ये ट्रेजेडी है, हाँ जी। चलिए भाई, इसके बाद में जॉर्ज वेपुल जो है, देखिए जॉर्ज वेपुल, नाम याद रखना है, जॉर्ज वेपुल, और उनका द टाइड टेरियथ नो मैन, इसका मतलब है, हाँ जी, ज्वार या लहरें आप बोल सकते हैं, किसी का इंतजार नहीं करती, किसी का इंतजार नहीं करती, टेरियथ, द टाइड टेरियथ नो मैन, हाँ जी। दिस प्ले यूजेस, इसमें कुछ नहीं है, मोरालिटी प्ले छोड़िए, आप ही नाम याद रखेंगे, जॉर्ज वेपुल को, जॉर्ज वेपुल का प्ले है द टाइड टेरियथ नो मैन। क्लियर? चलो भाई, इसके आगे भाई, अब देखो भाई ध्यान से, अब एक नाम आता है थॉमस प्रेस्टन का, हाँ जी, नाम आता है मेरे बच्चों थॉमस प्रेस्टन का, और थॉमस प्रेस्टन ने लिखा कैम्बाइसिस, हाँ भाई, कैम्बाइसिस। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरे पढ़ाने के बाद में आप नोट्स पढ़ेंगे, वो अंडरलाइन कर लेंगे, बस उतना ही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। हेनरी हॉवर्ड ने, थॉमस प्रेस्टन ने क्या लिखा बच्चों, कैम्बाइसिस नाम का एक प्ले लिखा, और ये जो कैम्बाइसिस प्ले है, इसमें जो है वो ट्रजाय कॉमेडी लिखा गया, हाँ जी, ये था ट्रजाय कॉमेडी प्ले, ट्रजाय कॉमेडी, हाँ जी, मिक्सचर ऑफ, हाँ जी, मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमेडी के मिक्सचर को हम लोग ट्रजाय कॉमेडी कहते हैं। शेक्सपियर ने ट्रजाय कॉमेडी लिखे, बहुत सारे प्लेराइट्स ने ट्रजाय कॉमेडी लिखा, तो ये कैम्बाइसिस जो है थॉमस प्रेस्टन का, वो अर्लीस्ट एग्जांपल है ट्रजाय कॉमेडी का। थॉमस प्रेस्टन ने जो क्या लिखा मेरे बच्चों, कैम्बाइसिस जो लिखा, वो शुरुआती एग्जांपल है किसका, ट्रजाय कॉमेडी का। चलिए, उसके बाद में रिचर्ड एडवर्ड जो हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड एडवर्ड ने क्या लिखा, रिचर्ड एडवर्ड ने लिखा, हाँ जी, दामोन एंड पाइथियस, दामोन एंड पाइथियस जो है, ये एक प्ले लिखा। अब इस प्ले के लिए देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, रिचर्ड एडवर्ड का, बहुत छोटी छोटी और बहुत मतलब एसेंस में बातें बता रहा हूं, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो न छूटे और कोई बात हम लोग न याद रहे। देखो भाई क्या है, हाँ जी, दामोन एंड पाइथियस, क्या पाइथियस है ये, है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ जी, ये ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले है, हाँ जी, ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले है, ये एक टर्मिनल प्ले है, ये एक क्लासिकल कॉमेडी है, ये एक, हाँ जी, क्लासिकल कॉमेडी है। चलिए, तो मुझे कौन बताएगा कि ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले क्या होगा, ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले क्या होगा?
कौन बताएगा? ह्यूमैनिज्म आपने पढ़ रखा है, दिस इज ह्यूमैनिस्ट स्कूल प्ले। हाँ भाई, कोई नहीं है क्या? चलिए भाई, ह्यूमैनिस्ट स्कूल प्ले का मतलब क्या है बच्चों? देखो, इसका मतलब यह है जहां पर, हाँ जी, प्ले के माध्यम से इंसान सीखता है। हाँ जी, जैसे मोरालिटी प्लेज में क्या होता था, मोरालिटी प्लेज, ये देखेंगे आगे, मोरालिटी प्लेज यहां पर संतों ने ये दिखाया कि धर्म कैसे आपकी सहायता करता है। ह्यूमैनिस्ट स्कूल प्ले ये सिखाता है कि इंसान से हम कैसे सीख सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले जो है वो क्या है बच्चों? ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले का मतलब है जहां पर हम लोग मोरालिटी प्लेज वो कहते हैं, हम संतों से सीखते हैं, ईश्वर से सीखते हैं, धार्मिक ग्रंथों से सीखते हैं। ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले ये कहता है कि वो वस्तुएं, वो चीजें, वो व्यवहार जो हम इंसानों से सीखते हैं, दैट इज ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले। तो दामोन एंड पाइथियास जो है वो ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले का बेस्ट एग्जाम्पल है। टर्मिनल प्ले का मतलब है प्ले विद ए मॉरल। हाँ जी, प्ले विच एंड्स विद ए मॉरल, प्ले प्ले विच एंड्स विद ए मॉरल। हाँ जी, ऐसा प्ले जो किससे एंड हो रहा है? एक मॉरल से, एक नैतिक शिक्षा से एंड हो रहा है, उसे टर्मिनल प्ले कहते हैं। क्लासिकल कॉमेडी जो भाई क्या है, ग्रीक और लैटिन बेस्ड है, ग्रीक बेस्ड है, दैट इज क्लासिकल कॉमेडी हो गया। तो ये जो है रिचर्ड एडवर्ड का, हाँ जी, रिचर्ड एडवर्ड का क्या लिखा, दामोन एंड पाइथियास। जो दामोन एंड पाइथियास है वो ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले है, एक टर्मिनल प्ले है, और क्लासिकल कॉमेडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ भाई, हाँ जी, तो क्या लिखा, थॉमस प्रेस्टन। थॉमस प्रेस्टन का क्या है भैया? कैम्बाइसिस है। थॉमस प्रेस्टन का कैम्बाइसिस जो है वो ट्रेजाय कॉमेडी का एक अच्छा एग्जांपल है। और इसके बाद में जो है वो रिचर्ड एडवर्ड जो है दामोन एंड पाइथियास है। इसके बाद में हमारा नाम आता है जॉर्ज गैस्कॉइन का। हाँ जी, जॉर्ज गैस्कॉइन। हाँ भाई, सबसे पहली बात तो जॉर्ज गैस्कॉइन का एक बार मैं लिखवा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, सपोजिस जो है, हाँ जी, एक प्ले है, ये इंग्लिश का पहला कॉमेडी जो प्रोज में लिखा गया, जो पूरा प्रोज में लिखा गया, पूरा प्रोज में लिखा गया। इससे पहले हमने, हाँ जी, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिखा था, बोलो कौन सा था? अभी लिखा था फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का पहला कॉमेडी किसका लिखा था? थॉमस उडेल का, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रॉयस्टर डॉयस्टर। क्या था ये इंग्लिश का पहला कॉमेडी है, थॉमस उडेल का, थॉमस उडेल का रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, है ना। और जो सपोजेस है भाई, पहला कॉमेडी का मतलब क्या है? वो ड्रामा की फॉर्म में लिखा गया है ना। जैसे एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, तो वैसे ये कॉमेडी है, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। सपोजेस जॉर्ज गैस्कॉइन का पहला कॉमेडी है जो पूरा प्रोज में लिखा गया है ना। और दूसरा जो है, दूसरा प्ले है जोकास्टा, जो कोलैबोरेशन में वेल्म किल्सम्यूज के साथ में अभी पढ़ेंगे हम लोग, जोकास्टा। अब देखिए भाई, जोकास्टा, सुनना भाई ध्यान से, दूसरा ट्रेजेडी, जोकास्टा जो है वो दूसरा ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, दूसरा ट्रेजेडी जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो पहला ट्रेजेडी कौन सा है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? फटाफट, जॉर्ज गैस्कॉइन ने दूसरा ट्रेजेडी लिखा, जोकास्टा। हाँ जी, पहला ट्रेजेडी कौन सा है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? फटाफट, पहला ट्रेजेडी इंग्लिश लिटरेचर का जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। हाँ, गॉर्बडक है, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल का। दूसरा ट्रेजेडी है जोकास्टा है। क्लियर?
जो किस में लिखा गया है, हाँ जी, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और जॉर्ज गैस्कोइन का जो सबसे शानदार वर्क है, हाँ भैया सुनना भी ध्यान से, जॉर्ज, हाँ जी, गैस्कोइन का एक पोयम है जो फॉर्मल सटायर है। आप मान सकते हैं कि ये पहला फॉर्मल सटायर जो है वो पोएट्री की फॉर्म में लिखा गया है, और वो है द स्टील ग्लास। द स्टील ग्लास पोयम है ये, है ना, गैस्कोइन का पोयम है ये। कौन सा? द स्टील ग्लास। तो दो प्ले हैं, यस, शाबाश, गुड गुड, यामिनी, निकिता, सूर्या, शाबाश। हाँ भाई, क्या लिखा? तो जॉर्ज गैस्कोइन के दो प्ले हैं, एक है सपोजेस और एक है जोकास्टा, और एक प्ले है जो स्टील ग्लास है, सॉरी पोयम है जो फॉर्मल सटायर है। अब देखें, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, जॉर्ज गैस्कोइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गैस्कोइन इज इंपॉर्टेंट। शुरुआती हैं, देखिए, हाँ जी। तो जब ये बड़े बड़े प्ले राइट जब थे वो पैदा नहीं हुए थे, तब तक इन्होंने जो है वो, हाँ, इन सब जो फॉर्म्स हैं इनको बड़ा परफेक्ट कर लिया था। गैस्कोइन वाज अ सोल्जर, कटियर, पोएट, क्रिटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड इनोवेटिव लिटरेरी फिगर्स ऑफ द अर्ली रेनेसां। हिज कंट्रीब्यूशन ड्रामा फाउंडेशनल है, इन्हीं पे आगे पोएट्स ने, ड्रामेटिस्ट ने काम किया। की वर्क्स क्या है, देखें, सपोजेस है, देखो भैया, एक ट्रांसलेशन या अडेप्शन है ये जो सपोजेस है, किसका है? एरिस्टोटल इटालियन कॉमेडी का सपोजिटी का अडेप्शन है। किसका अडेप्शन है? हाँ जी, ये जो इटालियन कॉमेडी है एरिस्टो की इटालियन कॉमेडी है सपोजिटी, उसका अडेप्शन है, इंग्लिश अडेप्शन है सपोजेस। इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी एंटायरली इन प्रोज। ये पहला इंग्लिश कॉमेडी है जो प्रोज में लिखा गया है, और जो पहला इंग्लिश कॉमेडी है अपने ड्रामा की फॉर्म में, वो थॉमस उडेल का क्या है? हाँ जी, उसका क्या, निकोलस उडेल का क्या है? हाँ जी, कौन सा है? रेल्फ रोइस्टर डुइस्टर, निकोलस उडेल का। इट्स प्लॉट ए कॉम्प्लेक्स टैंगल ऑफ डिसगाइज्ड लवर्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज प्रोवाइडेड द सब प्लॉट फॉर शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू। अंडरलाइन कर लें इस बात को, है ना, अंडरलाइन कर लें भाई। ये प्लॉट जो है, कॉम्प्लेक्स टैंगल ऑफ डिसगाइज्ड लवर्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज, एक दूसरे को गलत समझ लेना, उसमें शेक्सपियर का द टेमिंग ऑफ द श्रू जो है उसका सब प्लॉट बनाया गया, मतलब उस पर आधारित था। तो सपोजेस जो खुद है वो एक इटालियन कॉमेडी सपोजिटी पर आधारित है, और फिर इस पर आधारित था द टेमिंग ऑफ द श्रू शेक्सपियर का। सपोजेस हो गया। फिर दूसरा देखिए, जोकास्टा, हाँ जी, कोट ट्रांसलेटेड विद फ्रांसिस, हाँ जी, किनवेल मर्श, इसको किम वर्ष बोलते हैं उस तरीके से, खैर, हाँ जी। तो क्या लिखा भाई? जोकास्टा को ट्रांसलेटेड विद फ्रांसिस किनवेल मर्श के द्वारा। अब सुनो भाई, दिस वाज द सेकंड इंग्लिश ट्रेजेडी टू यूज ब्लैंक वर्स आफ्टर गॉर्बडक एंड द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ ए ग्रीक प्ले। अंडरलाइन कर लो इसको, ग्रीक प्ले है, हाँ जी, ग्रीक प्ले, उसका क्या है? ट्रांसलेशन है, ग्रीक प्ले, हाँ जी, इटालियन वर्जन ऑफ यूरिपाइडिस फिनोसिए टू बी परफॉर्म्ड ऑन इंग्लिश स्टेज। जोकास्टा के लिए ये इंपॉर्टेंट बात, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारा छोड़ दीजिए आप। ग्रीक प्ले का ट्रांसलेशन है, सबसे पहली बात। गॉर्बडक के बाद में दूसरा ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया। अब सिग्निफिकेंट देखिए क्या है। He introduced prose as a legitimate medium for comedy। सबसे पहली बात तो ये, जॉर्ज गैस्कोइन की बात हो रही है। He introduced prose as a legitimate का मतलब reasonable medium for comedy and helped establish blank verse as the standard for serious tragedy। और फिर उसको establish किया, डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मैच्योर एलिजाबेथन स्टाइल, है ना भाई। आगे जो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर ने यूज किए, उनकी आधारशिला थी ये। थॉमस सैकविल और जॉर्ज गैस्कोइन ने वो आधारशिला बनाई। हिज वर्क आल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन रेनेसां ड्रामा ऑन इंग्लिश थिएटर। और जो इटालियन जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमें साफ देखने को मिलता है। और इसके साथ में इनका क्या था? पोएम जो था वो क्या था? स्टील ग्लास था। चलिए, हाँ भाई, अब छोटे छोटे जो पोएट्स हैं उनको देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है थॉमस इंग्लैंड। इसका स्पेलिंग देखिए, थॉमस इंग्लैंड जो है, उनका हमें की वर्क याद रखना है भाई, द डिसओबीडिएंट चाइल्ड। हाँ जी, द डिसओबीडिएंट चाइल्ड। देखिए भाई, इंग्लैंड वाज एन एकेडमिक लॉयर हुज ओनली नॉन प्ले इज ए सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ ए लेट ट्रांजिशनल मोरालिटी प्ले है। मोरालिटी प्ले क्या होते हैं? मोरालिटी प्ले हम पढ़ेंगे आगे, पूरा का पूरा पार्ट है मोरालिटी प्ले, जिसमें संतों से, ग्रंथों से
और धर्म के माध्यम से लोगों को टीच करने की, प्रीच करने की कोशिश की जाती है। द डिसओबीडियंट चाइल्ड है। अब देखो भाई क्या है डोमेस्टिक मोरालिटी। लुक एट दिस वर्ड डोमेस्टिक मोरालिटी। द प्ले इज ए डिडैक्टिक मोरालिटी। डिडैक्टिक मोरालिटी का मतलब है, हाँ जी, उपदेशात्मक नैतिकता। उपदेशात्मक नैतिकता। प्ले फोकस्ड ऑन ए सेक्युलर, हाँ जी, rather than purely religious theme, the conflict between a disobedient son and his parents over his choice of a wife. अब देखो भाई डोमेस्टिक मोरालिटी क्या है। एक मोरालिटी तो क्या है जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम कहेंगे कि गीता में, महाभारत में, बाइबल में क्या लिखा है। एक मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव, जो मैं सोचता हूं कि ये मेरी मोरालिटी है, उस तरीके का प्ले था। डोमेस्टिक मोरालिटी कहा है जहां पर एक व्यक्ति तय कर रहा है कि उसकी मोरालिटी क्या है। वो मोरालिटी वो नहीं है जो पीछे से चली आ रही है, भी मैंने कहा सच बोलना है फलाना ढीम का, ये सब लोगों के लिए। मेरी मोरालिटी क्या है, तो उसे डोमेस्टिक मोरालिटी कहा है। आपने याद रखना है कि थॉमस इंग्लैंड का द डिसओबीडिएंट चाइल्ड जो है वो फेमस वर्क है, और फिर जॉन फिलिप का, हाँ जी, द कॉमेडी ऑफ पेशेंट एंड मिक ग्रिसल। देखें भाई द कॉमेडी, ये कॉमेडी की स्पेलिंग देख लें, पेशेंट, पेशेंट की स्पेलिंग देख लें, मिक ग्रिसल, हाँ जी, द कॉमेडी ऑफ पेशेंट एंड मिक ग्रिसल। जॉन फिलिप, हाँ जी, माइनर है, सिर्फ नाम याद रखना है, द कॉमेडी ऑफ पेशेंट एंड मिक ग्रिसल। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ग्रिसल है। ग्रिसल क्या है इसको देखिए, फीमेल वर्च्यू। देखो भैया, दिस प्ले ड्रामाटाइजेस द वाइडली नोन फोक टेल ऑफ ग्रिसल। ये ग्रिसल का फोक टेल है। ग्रिसल क्या है, ग्रिसेल्डा, द पुअर बट वर्चुअस वुमन। वो गरीब है लेकिन वर्चुअस वुमन है, हु एंड्योर्स, वो सहन करती है, एक्सट्रीम सफरिंग एंड टेस्ट ऑफ ओबीडियंस एंड पेशेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। और उसके जो वर्च्यूज का टेस्ट किया जाता है समाज के द्वारा, तो उसे ग्रिसेल्डा जो है, ग्रिसेल्डा जो है वो एक फोक टेल है। हाँ जी, क्या लिखा, जॉन फिलिप, जॉन फिलिप का द कॉमेडी ऑफ पेशेंट एंड मीक ग्रिसल। चलिए भाई, तो अब यहां पर हमारे ये पहला पार्ट जो है वो इनिशियल जो पोएट, जो ड्रामेटिस्ट है वो पूरे होते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा नाम जो है वो जॉन हेवुड है, हाँ जी। दूसरा नाम हमारा जो है वो निकोलस उडेल है, हाँ जी। तीसरा हमारा नाम जो है वो जॉन बेल है, हाँ जी। तीसरा हमारा नाम जो है वो थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल है। थॉमस नॉर्टन एंड, हाँ जी, थॉमस सैकविल है। ये पहला पार्ट पूरा होता है भाई, थॉमस सैकविल है। फिर जो है हमारे लिए जॉर्ज वैपुल जो हैं वो एक माइनर से पोएट हैं, हाँ जी। उसके बाद में हमारे पास में, हाँ जी, थॉमस प्रेस्टन है, हाँ जी। थॉमस प्रेस्टन के बाद में रिचर्ड एडवर्ड है, रिचर्ड एडवर्ड के बाद में, हाँ जी, जॉर्ज गैस्कॉइन है, हाँ जी। जॉर्ज गैस्कॉइन के बाद में वो जो है वो, हाँ जी, थॉमस इंग्लैंड है। इसका स्पेलिंग देखिए भैया, वो इंग्लैंड है। और जॉन फिलिप है, हाँ जी। तो क्लियर। तो क्या लिखा भाई हमने, जॉन फिलिप का क्या लिखा, द कॉमेडी ऑफ द पेशेंट एंड मीक ग्रिसल, और द डिसोबीडिएंट चाइल्ड किसका लिखा, थॉमस इंग्लैंड का लिखा था। चलो भैया, तो ये हमारे भाई पोएट्स हो गए, कौन से, इनिशियल, है ना, शुरुआती ड्रामेटिस्ट जो है हमारे, वो जो है वो पूरे होते हैं। जॉन हेवुड ने क्या लिखा, जॉन हेवुड ने 2 इंटरल्यूड लिखे, कौन कौन से, द फोर प्ले ऑफ द, सॉरी, द प्ले ऑफ द 4 पीपी और जोहैन जोहैन, ये 2 इंटरल्यूड थे। निकोलस उडेल ने क्या लिखा, पहला इंग्लिश कॉमेडी लिखा, रेल्फ रूस्टर डुइस्टर। जॉन बेल ने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा, कौन सा, हाँ जी, किंग जोहैन। और थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी लिखा, ब्लैंक वर्स में गॉर्बडक लिखा, हाँ जी। और जॉर्ज वेपुल ने क्या लिखा था, जॉर्ज वेपुल का एक जो था वो द टाइम, सॉरी, द टाइड टेरियथ नो मैन, लहरें ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती हैं। थॉमस प्रेस्टन का कैम्बाइसिस जो है वो पहला, क्या पहला मतलब शुरुआती एग्जांपल है, उसके लिए पहला वाला का टाइटल नहीं है। कैम्बाइसिस जो है ट्रिजाय कॉमेडी का अर्लियर एग्जांपल है। और जो रिचर्ड एडवर्ड हैं आपके, उन्होंने क्या लिखा, डेमोन एंड पाइथियस जो लिखा वो ह्यूमनिस्ट स्कूल प्ले है, टर्मिनल प्ले है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कॉमेडी। जॉर्ज गैस्कॉइन ने क्या लिखा, सपोजेस लिखा, जो कि पहला क्या है, इंग्लिश कॉमेडी इन प्रोज है। और दूसरा क्या लिखा, जोकास्टा लिखा, जो कि गॉर्बडक के बाद में दूसरा प्ले है, जो किसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। और स्टील ग्लास एक पोयम है जो फॉर्मल सटायर में लिखी गई। फॉर्मल सटायर में लिखी गई पोएम्स में सबसे पहले नाम आता है स्टील ग्लास का,
याद रखेंगे। और फिर थॉमस इंग्लैंड जो है द डिसोबीडिएंट चाइल्ड, और जॉन फिलिप जो है वो द पेशेंट ऑफ मीक ग्रिसल। हाँ जी, तो क्या लिखा भाई? क्या लिखा? द कॉमेडी ऑफ पेशेंट एंड मीक ग्रिसल। ये भी हमारा पहला पार्ट होता है। बाकी पार्ट कल करेंगे। आज की क्लास इतनी रहेगी।